हाय फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी साइंस की। बहुत ही दमदार चैप्टर है ये, जहां से कम एक क्वेश्चन और मैक्सिमम दो क्वेश्चन जरूर फ्रेम होते हैं और हर साल फ्रेम होते हैं। दोस्तों, हमारा ये रिवीजन सीरीज और कॉन्सेप्चुअल सीरीज चल रही है, जिसमें अभी एक डेढ़ महीने में जो समय बचा है उसमें सारे के सारे टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज और फॉर्मूले के साथ, एग्जाम्पल के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैं रिवाइज करा रहा हूं। तो दोस्तों, अपने टीजीटी एग्जाम में सफल होने के लिए जो भी कैंडिडेट यूपी टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो इससे जुड़ सकते हैं और अपना लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज मैं जितने भी केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं, उनका आज मैं निचोड़ देने वाला हूं। साथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराऊंगा आपको प्रैक्टिस। तो दोस्तों, जो हमारा एक टॉपिक है वो है हमारा चेंज। चेंज यानी कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा जो टॉपिक की शुरुआत होने वाली है इसी पॉइंट से होने वाली है कि चेंज क्या होता है और साथ में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होती हैं और हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और जरूर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले इसमें जितने भी रहेंगे सब कुछ मैं कवर कर दूंगा। और आपको केवल और केवल इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर लेना है और आप अपनी तैयारी, जो भी आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, ये सारी चीजें बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं सोचता हूं कि आप सबके लिए प्रोवाइड करूं ताकि आप इसका बेहतर उपयोग कर सके और लाभ उठा सकें दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है परिवर्तन, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं संसार में परिवर्तन अनिवार्य है। परिवर्तन किसी भी पहले वस्तु की नए वस्तु में बदल जाना या उसकी आकार, रंग में बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों, ये परिवर्तन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा हमारा दोस्तों होता है वो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों, आप यूपी टीजीटी की साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें भौतिक परिवर्तन से क्वेश्चन पूछा है, रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए मैं इस टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया हूं ताकि मैं आपको इसकी बेस को बता सकूं, समझा सकूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस ना हो। तो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों, जो भी चीजें पुनः वापस प्राप्त की जा सके, एक बार बदल गई और पुनः वापस प्राप्त की जा सके, सामान्यतः ऐसी परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तन जिसकी अवस्था में बदलाव हो, आकार में बदलाव हो और आकृति में बदलाव हो, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें किसी भी वो जो पदार्थ होता है उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होता, उसकी संगठन में कोई बदलाव नहीं होता, जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। यानी कि संगठन में दोस्तों कोई बदलाव नहीं होता और किसी विपरीत क्रिया द्वारा इसे वापस प्राप्त किया जा सकता है, उस पदार्थ को हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, शक्कर का जल में घुलना या हम कह लें नमक का जल में घुलना, ये कैसी प्रक्रिया है, कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि अगर हम पानी को बॉयल कर देंगे, पुनः जो शक्कर गायब हुई थी जल में वो फिर से हमें प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा है दोस्तों गंधक का पिघलना, गंधक को हम दोस्तों कहते हैं सल्फर। सल्फर का पिघलना, ठोस सल्फर क्या होता है, ठोस गंधक को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी जो स्टेट है, उसकी अवस्था है, वो बदल जाती है, वो पिघल कर किस रूप में हो जाती है, लिक्विड के रूप में हो जाती है। यानी कि द्रव अवस्था में पिघल जाती है, बदल जाती है। और इसी को जब हम ठंडा कर देते हैं तो पुनः क्या हो जाती है, पुनः गंधक हमें ठोस अवस्था में मिल जाता है। तो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल और केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, आकृति में बदलाव होता है, आकार में बदलाव होता है और किसी
विपरीत क्रिया द्वारा हम उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं, उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ उदाहरण भी आपको समझा दिया। अब बात करते हैं जो है रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो जस्ट भौतिक परिवर्तन का अपोजिट होता है दोस्तों, यानी कि केमिकल चेंज उसके रासायनिक संगठन में बदलाव होता है, यानी कि उसकी जो संरचना होगी दोस्तों, उस पदार्थ की जो संरचना होगी उसमें बदलाव होता है। ठीक है, वो बॉन्ड टूट कर उसकी संरचना बदलती है। वो बंध जो आपस में जुड़े होते हैं, बॉन्ड जुड़े होते हैं, उसमें ब्रेकेज होता है और फिर एक नया कंपाउंड बनता है। जब बॉन्ड टूटेगा फिर नए तत्वों के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, एक नया पदार्थ बनता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में जो होता है संगठन परिवर्तन होता है, संगठन में बदलाव होता है, यानी रासायनिक संरचना में बदलाव होता है और रासायनिक संरचना में बदलाव होने के फलस्वरूप क्या होता है, नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। ये परिवर्तन दोस्तों क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और ऐसे परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि पुनः अपने पहले वाले पदार्थ को हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही इसकी खासियत है दोस्तों, इसे याद किए रहिएगा। इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर फ्रेम होते हैं, हर साल फ्रेम होते हैं यूपी टीजीटी साइंस के एग्जाम में। तो परिवर्तन क्या होते हैं दोस्तों, स्थायी होते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है अस्थायी होता है। जैसे अगर हम बर्फ को गर्म करें तो पानी में बदल जाता है, यानी कि उसकी अवस्था बदली। अगर हम उसी पानी को फिर फ्रीज कर दें, ठंडा कर दें, कूल कर दें, तो क्या होगा, फिर पुनः हमें बर्फ में मिल जाएगा, बर्फ बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं उसकी अवस्था केवल बदली है, उसकी रासायनिक संरचना नहीं बदली है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण जो हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम का जलना। जब दोस्तों मैग्नीशियम मैग्नीशियम कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है, तो मैग्नीशियम जब जलता है दोस्तों, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना रहा है, देखिए यहाँ पर दोस्तों केमिकल कंपोजिशन बदल रही है, ये दोनों ऐड करके एक नया पदार्थ बनाए हैं। और यही खासियत होती है रासायनिक परिवर्तन की। मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम जब जलेगा तो मिलकर अपने रासायनिक संरचना को बदलकर एक नया पदार्थ बनाता है, नया नया संगठन का निर्माण करता है। और ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, दूध का दही बनना या दूध का पनीर बनना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि इसमें क्या होता है, दूध से जब दही बनता है, दूध से जब पनीर बनता है, तो दोस्तों एक नया पदार्थ बन रहा है। और साथ में पनीर से अब दूध नहीं बनाया जा सकता, दही से अब दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसमें पहले वाले पदार्थ को प्राप्त न किया जा सके, ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। आइए देख लेते हैं कुछ उदाहरण जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके आगामी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, जो कि जून में प्रस्तावित है। और साथ में जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी साइंस की, उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया बेस की तरह काम करेगा। तो दोस्तों बर्फ का पिघलना या पानी का वाष्पीकरण क्या होता है, बर्फ का पिघलना या पानी का वाष्पीकरण दोस्तों क्या होता है, ये होता है हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। बर्फ पिघल कर पानी बन गया और पानी से पुनः हम बर्फ प्राप्त कर सकते हैं बिना उसकी रासायनिक संरचना को बदले, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा। तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कपूर का ऊर्ध्वपातन, कपूर का, कैम्फर का सब्लिमेशन होता है, यानी कि वो सीधे सीधे सॉलिड से ठोस से किसमें बदल जाता है, गैसियस स्टेट में बदल जाता है। इसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। कपूर का ऊर्ध्वपातन क्या होता है, भौतिक भौतिक परिवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है, पानी में चीनी या नमक का घोलना, पानी में चीनी या नमक का घोलना, अभी मैंने एग्जाम्पल इसका बताया था, ये भी हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कांच का टूटना, कांच टूट गया, कई भागों में टूट गया, अब इसको हम किसी से सॉलिडिफाई कर दें तो वो पुनः हमें कांच मिल जाएगा। यानी कि उसकी शेप बदली थी, उसका कंपोजिशन नहीं बदला है, संरचना नहीं बदली है, जिससे वो मिलकर बना है। बिजली के बल्ब का चमकना, मतलब कि बिजली के बल्ब का ऑन या ऑफ होना, जलना क्या कहलाता है, हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर पन्नी बनाना यानी शीट बनाना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है।
केमिकल रिएक्शन, केमिकल जो चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसका उदाहरण देख लेते हैं। लोहे पर जंग लगना। जब लोहे को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, जहां पर नमी युक्त वायु हो, मॉइस्चर हो, उस पर क्या होता है दोस्तों, आयरन फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि लोहा हमारा खराब होने लगता है। लोहे की रासायनिक संरचना में बदलाव हो जाती है। जैसे आयरन है दोस्तों, हमारा जो आयरन होता है उसके सूत्र सूत्र होता है Fe, और यही Fe किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमारा बना लेता है फेरिक ऑक्साइड या Fe2O3। क्या बना लेता है दोस्तों, Fe2O3। अगर मॉइस्चर है साथ में, जितने कण वाटर के रहेंगे वो XH2O लिख दिया जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा, यही क्या है, रस्ट है, यही क्या है, जंग है, जंग का फार्मूला है। अब देखिए आयरन का संरचना क्या था, रासायनिक संरचना Fe, अब वो मिलकर क्या बना गया, Fe2O3 XH2O। तो दोस्तों ये जो संरचना में बदलाव हो रही है, जिससे एक नया पदार्थ बन रहा है, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों आपको घर पर नहीं पढ़ना है, एक बार बस वीडियो देखना है और सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रचा बसा लेना है, ताकि वो भूले ना कभी। जैसे दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल है दूध का खट्टा होना या फटना। दूध का खट्टा होना, दूध जब खट्टा होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों, और उसी वजह से वो क्या होता है, फट भी जाता है। यानी कि लैक्टिक एसिड की वजह से, ज्यादा मात्रा में होने की वजह से वो दूध फट भी जाती है और एक नया पदार्थ बन जा रहा है, उसकी संरचना में बदलाव हो जा रही है। और अगर दूध खट्टी हो गई तो पहले जैसी दूध नहीं हो पाएगी, पुनः उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती या कागज का जलना, कागज कार्बन होता है दोस्तों, जब जलेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, और लास्ट में हमें बचेगा क्या, ऐश बचेगा, जिसे राख कहते हैं। ऐश बचेगा, जिसे हम राख कहते हैं। अब इस राख से क्या पुनः कागज को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है। और इसीलिए ऐसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और सामान्यतया इनको क्या कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय कहा जाता है, इरिवर्जिबल कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पुनः वापस प्राप्त नहीं किया सकता। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन शो करते हैं, उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता किसी भी प्रक्रिया के द्वारा। इसीलिए सामान्यतया जो रासायनिक परिवर्तन करने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुत्क्रमणीय कहलाते हैं, यानी इरिवर्जिबल ये सब प्रोसेस होते हैं। जो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती में आप देखे होंगे दोस्तों, मोमबत्ती में क्या होता है, मोमबत्ती में मोम होता है, वैक्स जिसे कहा जाता है, और बीच में एक धागा होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से लौ जल रही होती है। तो जो मोम पिघलता है, सॉलिड से लिक्विड में आता है, फिर उसे हम अगर सॉलिडिफाई कर दे तो फिर मोम बन जाता है। ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन। और जो ये जल रहा है, धागा जो जलता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसलिए मोमबत्ती का जलना, इसमें दोनों प्रक्रिया शामिल है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। भोजन का पाचन, फूड का डाइजेस्ट होना, डाइजेशन जो होती है वो भी हमारी क्या है, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, 6CO2 प्लस 6H2O, और ये लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या देता है, C6H12O6 प्लस 6O2। अब देखिए यहाँ पर इसकी अलग कंपोजिशन थी, इसकी अलग कंपोजिशन थी, ये एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी संरचना को, रासायनिक संरचना को बदलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। तो इसमें क्या बन रहा है, नए पदार्थ बन रहे हैं। इसीलिए कैसा होगा दोस्तों, ये होगा हमारा केमिकल चेंज होगा, इसीलिए इसी को कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलना, वही है, कोई भी चीज अगर कंबशन हो रहा है यानी दहन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने, इसी पर बेस्ड कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो या तो पिछले वर्ष कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो दोस्तों वो हमारा जो प्रश्न है आप देखिए, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, बताइए दोस्तों।
कौन सा एक फिजिकल चेंज है? मोमबत्ती का जलना और दूध का दही बनना, कपूर का ऊर्ध्वपातन, लोहे में जंग लगना। मैंने अभी बताया दोस्तों, लोहे में जो जंग लगता है उसमें रासायनिक संरचना में बदलाव होती है, ठीक है? तो ऐसे ऐसे जो परिवर्तन होते हैं और केमिकल चेंज कहलाते हैं। दूध का दही बनना, क्या दही से फिर हम दूध प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये भी हमारा क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। मोमबत्ती का जलना, ये भी क्या होता है दोस्तों? मोमबत्ती मैंने बताया था भौतिक और रासायनिक दोनों होता है, लेकिन इस केस में हम क्या मानेंगे इसको? इस केस में हम सामान्यतः मानेंगे कि वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन है जो कि हमारा कपूर का ऊर्ध्वपातन है। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जो सीधे-सीधे सॉलिड से इसमें बदल जाता है। सॉलिड से ये बदल जाता है दोस्तों, ये सॉलिड से बदल जाता है सीधे-सीधे गैसियस स्टेट में। दूसरा है दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन में गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जिसे यशदलेपन कहा जाता है, यशदलेपन गैल्वेनाइजेशन में लोहे को जंग से बचाने की विधि है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसका गैल्वेनाइजेशन कराया जाता है, किया जाता है, यानी कि उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन में उस पर किसी किसी धातु की परत चढ़ाई जाती है, और वो धातु होता है हमारा दोस्तों जिंक होता है, जिसे जस्ता कहा जाता है। इससे क्या होता है कि आयरन यानी जो लोहा होता है वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, जिससे उसका क्षरण नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जल में शक्कर को घोलना कैसा परिवर्तन है? ये आप बताइएगा, जल में शक्कर को घोलना कैसा परिवर्तन है? और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। दोस्तों आप जानते होंगे, ये 10th 11th में भी पढ़े होंगे कि जो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, जब एक या अनेक पदार्थ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसे घटना को, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, उनको हम कहते हैं अभिकारक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिएक्टेंट कहा जाता है। और जो बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहा जाता है, NH4Cl। जब इसे चूने के साथ मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम क्लोरीन क्लोराइड के साथ जुड़ता है, कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है, साथ में जल बनता है और अमोनिया गैस निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि जो दो पदार्थ मिले हैं, इन्हीं दो पदार्थों को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और जितने पदार्थ बने हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं दोस्तों। यानी कि अगर एक सिंपल सा अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखें, मान लेते हैं कि मैग्नीशियम है, अभी जैसे मैंने बताया, जब उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये जो दो एलिमेंट मिल रहे हैं, जो दो पदार्थ मिल रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो बन रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। इतना तो समझ में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। अब हम बात करते हैं जहां से हमारे यूपी टीजीटी साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आप सब वीडियो देखते हो, बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आपका ये रिवीजन हो जाएगा। कई लोग ऐसे साथी हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने परीक्षा में सफल होने के लिए आप जरूर वीडियो देखें, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से आपकी जो चीजें हैं भूली भटकी, वो भी रिवाइज्ड हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो अब मैं बताने वाला हूं, ये कोर टॉपिक है, खास तौर पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जहां से यूपी टीजीटी साइंस के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो दोस्तों पहला है हमारा संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रियाएं यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है दोस्तों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? नाम से ही स्पष्ट है
कि जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, कोई सह उत्पाद नहीं बनाते। जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक एक उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों, ये हमारा कोई पदार्थ ए है, ये बी है, ये दोनों आपस में मिले, मिलने के बाद ये क्या बनाया? ए बी पदार्थ बनाया। इसके साथ-साथ कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनाया है, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनाया है। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनाया होना चाहिए, तभी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि अगर अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है, देखिए दो पदार्थ हैं, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाए? एकल उत्पाद बनाए, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाए। ठीक है दोस्तों, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है क्लोरीन, दोनों एक साथ मिलकर कार्बोनिल क्लोराइड बनाए। इसी को हम कहते हैं फास्जीन गैस। फास्जीन बहुत ही विषैली गैस होती है दोस्तों, अगर कोई सूंघ ले फिर वो प्यारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है फास्जीन गैस। ठीक है, फास्जीन गैस का सूत्र आप पढ़ लीजिएगा COCl2, क्योंकि पूछा भी जा सकता है, आजकल कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी था। दूसरा जो हमारा अभिक्रिया होता है वो होता है वियोजन अभिक्रिया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत तेज फ्रेम होते हैं। पिछले जो हमारा एग्जाम हुआ था 2021 में यूपी टीजीटी साइंस का, वहां से डिकम्पोजिशन रिएक्शन से एक प्रश्न आया था, मैं उसे आपको जरूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया यानी कि जब एक पदार्थ किसी भी बाहरी कारक के द्वारा टूट जाए, जिससे वो मिलकर बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया। इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक पदार्थ था जो दो तत्वों से मिलकर बना था, अपने दो अवयवों से मिलकर बना था, किसी बाहरी कारण के द्वारा। हो सकता है कि इसे हीट प्रोवाइड की गई हो सकता है कि इस पर लाइट प्रोवाइड की गई हो। ठीक है दोस्तों, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड की गई हो। इसके द्वारा ये क्या होता है? टूट जाता है अपने अलग अलग तत्वों में, और इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? वियोजन, यानी कि विभाजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, टूट रहा है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। ए बी था, टूट गया ए और बी में। ठीक है दोस्तों, अब ये जो डिकम्पोजिशन होता है, ये खास तौर पर किसी न किसी कारण वजह से होता है। और एक चीज याद रखिएगा, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो सभी अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है इररिवर्जिबल। इररिवर्जिबल होते हैं, यानी कि इन्हें पुनः वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। पुनः ये रिएक्शन पुनः पीछे साइड घटित नहीं हो सकती कि ये रिएक्शन ये दोनों मिलके यही उत्पाद बना ले। ठीक है, इररिवर्जिबल होते हैं। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके पीछे कुछ न कुछ बाहरी कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन मतलब जब उसे बाहर से उष्मा दी जाए, यानी हीट दिया जाए, और जिससे गर्म होकर उसके बॉन्ड आपस में टूट जाएं और वो अलग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहते हैं। इसे जब हम गर्म करते हैं, इसे जब हम दोस्तों गर्म करेंगे, तो इस कैल्शियम और कार्बोनेट, ये दोनों, इनके बीच जो बॉन्डिंग है ये सभी टूटेगा और वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलकर इरिवर्जिबल होते हैं, ये तुरंत इस दिशा में नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसकी प्रक्रिया हम कहाँ यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हम सीमेंट उद्योग में, सीमेंट जहां बनता है वहां इसका हम उपयोग ज्यादा करते हैं। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का उदाहरण बहुत ही बेस्ट उदाहरण है इसके लिए कि फेरस सल्फेट क्या होता है दोस्तों? FeSO4, जिसका कलर होता है हरा। जब इसे गर्म करें तो ये भूरा बन जाता है, क्योंकि भूरा होने के पीछे क्या रीजन होता है? वो कन्वर्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में, और कौन सा गैस लिबरेट हुआ? SO2 हुआ, SO3 हुआ। यानी कि फेरस सल्फेट जितने अवयवों से मिलकर बना था, जितने भी
एलिमेंट से मिलकर बना था सब में टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फेरस सल्फेट क्या हो जाएगा, हरा से भूरा हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरा जो कारण है जिसके वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो है प्रकाश अपघटन। प्रकाश की वजह से दोस्तों ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, यानी कि प्रकाश अपघटन को हम कहते हैं फोटोलिसिस। क्या कहते हैं? फोटोलिसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोलिसिस। जब वियोजन, जब डिकम्पोजिशन सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो। ठीक है दोस्तों, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य का प्रकाश हम डाल दें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसे जब हम रख देते हैं तो वो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, बस प्रकाश में रखने से ही ये जो सूर्य की ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब करके सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है, यानी कि एक उत्पाद अपने सह उत्पाद में टूट जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपघटन कह रहे हैं। विद्युत अपघटन, इसमें क्या होता है, जैसे विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो अपघटन होता है विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, इसी में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस इसकी करा दी। एनोड, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक को एनोड मान लिए, एक को कैथोड बना दिए, और ये पॉजिटिव होता है एनोड और कैथोड निगेटिव निगेटिव होता है। अब देखिए दोस्तों 2H2O है, 2H2O, इसे जब ये ब्रेक होता है, इलेक्ट्रोसिटी आयोनाइज्ड होता है, तो ये क्या हो जाता है 4H प्लस, 4H प्लस, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 2O, क्या हो जाएगा 2O डाई नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, 2O डाई नेगेटिव, जिसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो किस पर जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव के पास जाएगा, यानी कैथोड पर। हाइड्रोजन किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा, और ऑक्सीजन किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया गया, यानी तोड़ दिया गया विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा कैल्शियम, यानी कि इसे कहते हैं दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या होगा दोस्तों, ये 2K प्लस प्लस 2Cl माइनस के रूप में टूटता है, और पोटेशियम कहाँ जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव के पास, यानी कैथोड पर जाएगा, और ये कैथोड के पास चला जाएगा, और ये एनोड 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 के पास चला जाएगा, जिससे कि ये क्या हुआ, टूट गया, अपने अवयवी तत्वों में टूट गया, और इसी को हम कहते हैं, टूटने को ही तो कहते हैं डिकम्पोजिशन, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा अभिक्रिया है जो है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही जबरदस्त, यहां से तो जरूर क्वेश्चन फ्रेम होता है, पिछली बार भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। जो विस्थापन अभिक्रिया होता है दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी पदार्थ होगा वो दूसरे पदार्थ को विस्थापित करेगा, तो जो अभिक्रिया होती है उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पदार्थ विस्थापित करेगा, जो पदार्थ विस्थापित करेगा वो अधिक क्रियाशील होगा। जैसे समाज में अगर कोई लीडर किसी लीडर को विस्थापित करता है, उसकी जगह लेता है, यानी मतलब वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा वो एक्टिव है, और जो विस्थापित हो जाएगा वो कम क्रियाशील है, यानी वो कम पावर है उसका, कम क्रियाशील है। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए देखिए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट का एक विलयन था जिसका जो कलर होता है वो नीला होता है, और जब उसमें आयरन का एक कील डाला गया, यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट का एक विलयन था, इसमें कील डाला गया आयरन का, Fe का, तो ये जो आयरन था दोस्तों ये कहाँ धीरे धीरे जाने लगा, इस विलयन में जाने लगा, और इस विलयन से जो कॉपर था वो इस कील पर आने लगा। ठीक है दोस्तों, जिसके वजह से कील पर चिपक गया, तांबे की परत चिपक गई, तांबे की परत चिपक गई, और आयरन जो है वो सॉल्यूशन में चला गया, विस्थापित कर दिया। आयरन इस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, और उसकी जगह अपना बैठ गया।
जिसके वजह से ये जो कॉपर सल्फेट की जो विलयन की रंग है, कलर है, वो क्या हो गई, अब ग्रीनिश हो गई, हरा विलयन हो गया। नीला से क्या हो गया दोस्तों, हरा विलयन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हम प्रयोग करके दिखा रहे हैं आपको। एक ट्रिक मैं बताऊंगा और एक टेबल में दिखा रहा हूं, जिसके वजह से आप किसी भी कोई रिएक्शन है जिसमें कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसी के बेस्ड पर आप सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि हमारे टीजीटी साइंस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होना लाजमी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक है, जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को हटाया, कहेगा ए भैया भागो यहाँ से भागो, हम पावरफुल आदमी है, तुम बैठे हो SO4 के साथ। ये जिंक क्या करेगा, SO4 के पास आएगा और अपना परिवार बना लेगा, कॉपर को लात मार के भगा देगा, क्योंकि कॉपर क्या है भैया, कॉपर क्या है, कॉपर कम पावरफुल है और आज के समाज में ये हो भी रहा है। देखिए जो ज्यादा पावरफुल है वो कुछ भी कर ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा अब अगला, अब कौन सा एक दूसरे को हटाएगा, कौन सा धातु दूसरे धातु को हटाएगा नहीं हटाएगा, ये कैसे हम जानेंगे? क्या बस ये दो ही एग्जाम में पूछेगा? तो ऐसा नहीं बात है दोस्तों, मैं आपके लिए ही ये वीडियो बनाया हूँ और इसमें मैं ये एक चार्ट आपको दे रहा हूँ। उसमें मैं बताऊंगा ट्रिक से कि कैसे कौन सा मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा, विस्थापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है दोस्तों, भागिएगा मत। देखिए, मेहनत, अगर नौकरी इतना आसान होता तो शायद हर घर में एक नौकरी करने वाला मिल जाता। ठीक है दोस्तों, भारत में 2-4% लोग ही नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक है, वहां अपनी पकड़ और स्थान बनाना है तो लगना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, जो है हमारा अगला अभिक्रिया, वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसी को कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, या फिर कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में केवल एक नाम है द्विविस्थापन, एक साथ में इसका भी नाम लिख लीजिए, द्विअपघटन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि दो पदार्थ होते हैं, जो दो आयनिक पदार्थ होते हैं, खासतौर पे ये कैसे पदार्थ होते हैं, आयनिक होते हैं, आयंस के द्वारा बने होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि पहले टूटते हैं, ये आयंस पहले टूटते हैं अपने विलयन में और फिर एक दूसरे के साथ अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये टूटेंगे, जैसे ए बी है तो A प्लस बी माइन, ऐसे टूट गया। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। वैसे C है तो C प्लस, तो क्या है दोस्तों, C प्लस और D माइनस में टूट गया। तो अब ये आयंस में पहले टूटते हैं और फिर उसके बाद एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के आयन के साथ। B C के साथ जुड़ जाता है और A D के साथ जुड़ जाता है, तो दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अदला बदली के द्वारा दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, आयनों के अदला बदली के द्वारा दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, एक आयन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, दोनों का हो रहा है, दो का हो रहा है, इसलिए कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, और खास तौर पर इसका नाम डबल डिकम्पोजिशन क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो आयन का एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज होने से पहले क्या करते हैं, टूटते हैं। क्या करते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है इन्हें द्विअवघटन अभिक्रिया कहा जाता है। एक ही नहीं टूटता, दोनों टूटते हैं, इसलिए द्विअवघटन अभिक्रिया कही जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट किसमें टूटता है, Na2 2Na प्लस और SO4 डाई नेगेटिव। ये एक हो गया हमारा, एक में टूटा। और दूसरा जो पदार्थ है हमारा बेरियम क्लोराइड, ये टूट जाता है Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसमें टूट गया। तो पहले पदार्थ अपने संबंधित आयनों में टूटते हैं, इसीलिए टूटना, दोनों टूट रहे हैं, द्विअवघटन हो रहा है, डबल डिकम्पोजिशन। एक नहीं, दोनों टूट रहा है, डबल डिकम्पोजिशन। और साथ साथ अब क्या करेगा, ये सोडियम आयन क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है, एक्सचेंज कर लिया, ये वाला सोडियम आयन बेरियम को हटाकर क्लोराइड के साथ जुड़ जाता है और बेरियम सोडियम को हटाकर सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, जो कि हमारा बन जाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, डबल डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर एक उदाहरण और है AgNO3 KCl, तो ये KNO3 के साथ आता है और AgCl हो जाता है, KNO3 हो जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों तो मैं आशा करता हूँ ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही हैं, और यही एक इसी पर डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टीजीटी साइंस 2021 में। आप देखिएगा, जरूर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मैं बताना चाहता था, जो मैं आपके लिए चार्ट बनाकर लाया था कि भाई हम जानेंगे कैसे, अच्छा सर हम जानेंगे कैसे कि कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब कोई मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कब कर पाएगा, जब वो ज्यादा क्रियाशील हो, ज्यादा पावरफुल हो। जैसे समाज में आप दूसरे की जगह कब ले पाएंगे, जब उस इंसान से ज्यादा आप पावरफुल हो, तभी उसका जगह आप ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं वो जो पावर सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसी को आप समझ लीजिएगा एक बार और फिर याद कर जाइएगा, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस सीरीज को कहा जाता है एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि क्रियाशीलता, कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, कौन सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ऊपर होगा यहाँ पर, वो क्या है, सबसे क्रियाशील होगा, यानी पोटेशियम जो है सबसे क्रियाशील है। फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। ये सारी जो इसकी क्रियाशीलता घटती जा रही है, इसकी पावर घटती जा रही है किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करने की, यानी कि जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ऊपर वाला डिस्प्लेस क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो नीचे वाले से ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा पावरफुल है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन भी इसी में है, क्योंकि इसे अलग किया गया इसलिए ताकि याद करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है। इसे आप याद कर जाइए। ठीक है दोस्तों, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, ज्यादा इसमें ट्रिक व्रिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा ट्रिक वाली बात यही नॉलेज में रखना था कि कैसे ये होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। AgNO3 और यहाँ है पोटेशियम, क्या पोटेशियम सिल्वर को डिस्प्लेस कर पाएगा? तो देखते हैं अपने रिएक्टिविटी सीरीज में। पोटेशियम देखिए दोस्तों सबसे ऊपर है, सिल्वर कहाँ है, सिल्वर देखिए यहाँ नीचे है। तो सिल्वर को तो आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है दोस्तों, सिल्वर को आसानी से डिस्प्लेस कर दिया, और जिसके वजह से वो पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया और सिल्वर क्लोराइड ऑटोमेटिक बन गई। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल था वो था सोडियम और बेरियम में। क्या बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस करेगा कि सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस करेगा? देखिए दोस्तों, सोडियम जो है ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा क्रियाशील है बेरियम से, इसलिए सोडियम क्या काम करेगा, बेरियम को रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर न समझ में आ रही हो दोस्तों, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका कोई दूसरा विकल्प आपको बताने की कोशिश करूंगा, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ध्यान से सोचिए दोस्तों। ऑक्सीडेशन नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्सीडेशन, ऑक्स यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन को जोड़ा, ऐसा कोई तत्व जिसमें ऐसा कोई तत्व या मेटल जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाए, यानी ऑक्सीजन OX से ऑक्सीजन, OX से ऑक्सीजन और एशन से एडिशन, डेशन से एडिशन, ऑक्सीजन जोड़ा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्या हो रहा है, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उपचयन हो रही है। उपचयन हो रही है यानी ऑक्सीडेशन हो रही है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, ट्रिक से भी समझ जाइएगा, नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हाइड्रोजन का ह्रास। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का रिमूवल जो होता है इसमें शामिल होता है। अगर किसी भी प्रक्रिया में मान लीजिए ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस तत्व से हाइड्रोजन को निकाल दिया जा रहा है, उस तत्व के पास हाइड्रोजन है लेकिन उसके हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जा रहा है, तो हम कहेंगे कैसी प्रक्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तीसरा तरीका जानने के लिए कि हाँ ऑक्सीडेशन है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलना। अगर
कोई तत्व है अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है वहां पर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, 2CuO। ठीक है दोस्तों, दू, दूसरा हमारा जो रिएक्शन होता है वो है अपचयन। अपचयन को कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, रिडक्शन यानी कि जो ऑक्सीजन जोड़ा गया था उसी को अब क्या करेंगे? एबडक्ट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, रिडक्शन करेंगे, उसे हम रिमूव करेंगे। देखिए यहाँ है, जो ऑक्सीजन जोड़ा गया था उसी को हम क्या कर देंगे? अब रिमूव कर देंगे। इसको क्या कहा जाता है? रिडक्शन अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, री से रिमूव किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। और हाइड्रोजन, अब देखिए ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है तो वहां हाइड्रोजन का क्या होगा? एडिशन होगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। और साथ में एक कॉन्सेप्ट और है जिसके जरिए, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, कि अगर किसी अभिक्रिया में किसी मेटल का या किसी भी नॉन मेटल का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि वो जो पदार्थ है, वो जो तत्व है, वो रिडक्शन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये क्या होता है? ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है। अभी मैंने कहा दोस्तों, ऑक्सीजन का या तो ह्रास हो, यानी रिमूव करें आप, क्या करें? ऑक्सीजन, तब वो क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। या हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन जोड़ा जाए, हाइड्रोजन देखिए जोड़ा जा रहा है इसमें, तो क्या बन रहा है? H2O हो रहा है, और ये जो कॉपर है ये रिड्यूस हो जा रही है, निकल जा रही है बाहर। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं रिडक्शन, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। किसी भी जो है हमारा पदार्थ है उसमें ऐड करेंगे तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रिडक्शन कहलाती है। अगर ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो क्या कहलाएगी? रिडक्शन कहलाएगी। अगर वो जो मेटल है या नॉन मेटल है, जो पदार्थ है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो क्या कहलाएगी? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन ये क्या होते हैं दोस्तों? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? जब उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल देखिए, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और अपचयन मतलब रिडक्शन। ठीक है दोस्तों, अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ एक ही समय पर हो रहे हैं। देखिए ये अभिक्रिया है, जिंक और कॉपर सल्फेट के जो रिएक्टेंट हम ले लिए और जो प्रोडक्ट बना, जिंक सल्फेट और कॉपर बना। देखिए अब यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हो रही है, दोनों यहाँ पर एक साथ हो रही है। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। और कॉपर क्या हुआ? कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और गेन करके क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। गेन करके क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जिंक ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज होके क्या बना लिया? जिंक सल्फेट बना लिया। कॉपर रिड्यूस, कॉपर सल्फेट, कॉपर रिड्यूस होकर, कॉपर सल्फेट से कॉपर रिड्यूस होकर कॉपर बन गया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों प्रक्रिया, दोनों प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ एक ही समय पर हो रही है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीकारक और दूसरा है अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, इसको समझिएगा, क्योंकि अगर कोई सीटेट का एग्जाम दे रहा है, अभी देखिए यूपी टीजीटी के लिए भी अब सीटेट और यूपी टेट लाने का प्रावधान किया जा रहा है। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं साइंस में। ठीक है,
तो इसे समझ कर पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा अपनी समस्या। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है? अपचायक क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो क्या कहलाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और कॉपर क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और क्या होता है? उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कौन कर रहा है? कॉपर कर रहा है। तो कॉपर क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा इस जिंक के लिए। ठीक है? जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है ये कॉपर। और अपचायक जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिंक क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक सल्फेट बना ले रहा है। ठीक है दोस्तों? तो ये क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। ठीक है? तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था डेनियल सेल का। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि 2 बीकर ले लेते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है? जिसमें नर्स्ट इक्वेशन है, ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा अभी केमिस्ट्री में। तो जो इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का सॉल्यूशन लेंगे। जिंक सल्फेट, जो इलेक्ट्रोड लिए उसी का सॉल्यूशन ले लिए कॉपर सल्फेट। तो जिंक एनोड की तरह काम करता है और कॉपर कैथोड की तरह काम करता है। और इनके बीच एक साल्ट ब्रिज लगा दिए ताकि जो फ्लो है वो बनी रहे। और जब हम ये स्विच कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जिससे जो हमारा बल्ब है ग्लो करता है, यानी बिजली हमें देखने को मिलती है, लाइट देखने को मिलती है। तो ये जो हो रहा है इसमें इसमें दोनों चीजें हो रही हैं। ये दिखाने के पीछे यही पर्पस था, इसमें दोनों चीजें हो रही हैं। यानी जिंक जो है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। देखिए एग्जांपल, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा आगे, ये देखिए जा रहा है और सर्किट कंप्लीट हुआ, बल्ब जलने लगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला आया? कॉपर के पास चला आया। ठीक है दोस्तों? कॉपर इसको गेन करके कॉपर रिड्यूस हो गया। ठीक है दोस्तों? तो ये इसमें एक तरफ ऑक्सीडेशन, एक तरफ रिडक्शन, और ये दोनों एक ही समय में एक ही साथ हो रहे हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? अब बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन के टाइप पर, जो है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है दोस्तों? वे अभिक्रिया जो जब घटित होती है तो उसके अंत में हमें क्या मिलता है? जो उत्पाद मिलता है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ हमें ऊष्मा मिलता है, ऊर्जा मिलती है, हीट मिलता है। और ऐसे अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप, घटने के फलस्वरूप ऊष्मा मिले या हम कह ले हीट मिले, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकले, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे, एक एग्जांपल मैं आपको सामान्य रूप में बताता हूं कि आप जो वॉशिंग पाउडर होता है यानी धावन सोडा होता है, और वॉशिंग पाउडर जो कि हम एरियल या टाइड या फिर निरमा जो यूज करते हैं, उसको क्या ले, अपने हथेली पर छोटा सा 1 चम्मच आप उसे अपने हथेली पर लीजिए और कुछ पानी की बूंदे उसमें डाल दीजिए। देखेंगे कि आपका जो हथेली है वो गर्म महसूस होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। इसी की वजह से ऊष्मा बाहर निकल रही है। ठीक है दोस्तों? ऊष्मा बाहर निकल रही है। कुछ और एग्जांपल मैं बताता हूं। प्राकृतिक गैस का दहन, यानी नेचुरल गैस का कंबशन जो होता है, दहन जो होता है, उसमें ऊष्मा निकलता है। देखिए हमारे गैस सिलेंडर में ये नेचुरल गैस जिसमें भरे होते हैं, उसमें CH4 होता है, मेथेन होता है। नेचुरल गैस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो जलेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जलवाष्प बनेगा, और जो एनर्जी निकलती है आप देख पाएंगे ये ऊष्मा निकल रही है। और ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं तो हम ज्यादा तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं। दूसरा उदाहरण देखिएगा, जब हम मेहनत या दौड़ते हैं, ज्यादा तेजी से काम करते हैं, तो हम तेजी सांस लेना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। जिसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑक्सीजन
अगर ज़्यादा मिलेगा तो हम ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन करा के ज़्यादा एनर्जी प्राप्त कर पाएँगे और अपने काम को कर पाएँगे, और या तो हम दौड़ पाएँगे जिस काम के लिए दौड़ रहे थे। ठीक है दोस्तों? तो श्वसन भी यानी कि रेस्पिरेशन जो होता है, उसमें भी ऊर्जा निकलती है बाहर। कंपोस्ट बनना, साग-सब्जियों अगर विघटित होकर, डिकम्पोज़ होकर कंपोस्ट बनता है तो भी एनर्जी निकलती है, ठीक है? आप उसमें हाथ डालेंगे तो गर्म रहता है, ठीक है दोस्तों? दूसरा है हमारा अभिक्रिया, ऊष्माशोषी। देखिए नाम से ही है, सोख लेगा, आम भाषा में सोख लेगा, यानी कि ऊष्माशोषी, एब्ज़ॉर्ब करेगा जो एंडो एंडोथर्मिक ऐसा अभिक्रिया ऐसा रिएक्शन जो ऊष्मा को एब्ज़ॉर्ब करे तब घटित हो, उसे हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। थर्मिक से हीट, एंडो से एब्ज़ॉर्प्शन। जब ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है जिसे, और तब वो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों? इसमें अब ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि एब्ज़ॉर्प्शन होता है। जैसे मरकरिक ऑक्साइड है, मरकरिक ऑक्साइड में जब हम इसे गर्म करते हैं, देखिए मरकरिक ऑक्साइड है HgO, इसे गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो ये मरकरी में टूटेगा और साथ में ऑक्सीजन में टूट जाता है। मरकरी में टूटेगा जिससे बना होता है, और साथ में ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये तो वही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है ऊष्मा के द्वारा। इसका जो अवयव में अपने टूट जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। किस प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में अवशोषण करते हैं, तभी क्या करते हैं? रिएक्शन कंप्लीट होता है। अगर सूर्य का प्रकाश न दें तो क्या ग्लूकोज C6H12O6 बन पाएगा? साथ में 6O2 नहीं बन पाता है। ठीक है दोस्तों? ये सारी हमारी अभिक्रियाएं थी जो कि समाप्त हो चुकी हैं। मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो कि हमारे यूपी टीजीटी साइंस के या सीटेट के जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, साइंस अगर कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर है दोस्तों संक्षारण। क्या है दोस्तों? संक्षारण। इसी को कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन। कोरोजन को ही संक्षारण कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई धातु, मान लेते हैं लोहा है, वो अम्ल या आर्द्रता को कहते हैं मॉइस्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है। संक्षारित यानी कोरोड होती है। ठीक है? वो उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। जब वो आर्द्रता यानी ऑक्सीजन या नमी या अम्ल के संपर्क में आती है कोई धातु, तो उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, वही उसका संक्षारण कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों? इससे क्या दिक्कतें आती हैं? अब जैसे कार है, बाहर खड़ा कर दिए, पानी 2-3 महीने उस बारिश के मौसम में भीग गया, तो देखेंगे उसका जो रिंग होता है या फिर उसका जो लोहे वाला भाग होता है, उसका धीरे-धीरे क्षरण हो जाएगा, टूटने लगेगा, नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों? लोहे की रेलिंग वगैरह हम क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, ताकि जंग न लगे और वो नुकसान न हो, और हम क्षति की भरपाई न करना पड़े। ठीक है दोस्तों? क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में आर्थिक हानि होती है, ऐसा इसे कोई विशेष जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों? ये जो मेन मेन पॉइंट है उसे जानिएगा कि जब कोई धातु अम्ल या नमी या फिर आर्द्रता यानी जलवाष्प के संपर्क में आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो उसका क्षरण होता है। तो उस क्षरण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों? गैल्वेनाइजेशन करते हैं या पेंट करते हैं। ठीक? तो ये जो लोहे पर जो जंग लगता है, ये खास है, क्योंकि कोरोजन के बारे में पूछा जाता है। जो लोहे पर जंग लगना, कैसी 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 ये जो परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना क्या है दोस्तों? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, कैसा चेंज है, फिजिकल है या केमिकल चेंज है? तो दोस्तों ये है हमारा लोहे का सूत्र Fe, ये है ऑक्सीजन, ये है हमारा जलवाष्प। ठीक है दोस्तों? जब इनके साथ ही ऑक्सीजन और जलवाष्प के संपर्क में, नमी के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में ये हमारा आयरन आता है, तो क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड और कुछ ड्रॉप ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाते हैं, यानी कि जलवाष्प के कुछ कण होते हैं उसमें, और ये फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों? जलवाष्प के कुछ कण होते हैं और फेरिक ऑक्साइड होता है। ये यही इसका जंग का सूत्र होता है, यही जंग का सूत्र होता है। कभी पूछा जा सकता है यूपी टीजीटी में, तो
पूछने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो ऐसे ही फैक्ट पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो पिछले वर्षों में जितने भी क्वेश्चन फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, साथ में ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं सबको अपलोड कर दूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप सब जरूर उसे सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स को जरूर टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।